हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो एग्जाम लगी है 3 अगस्त की, उसकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन सभी के प्रकार के क्वेश्चन थे जो थे जीके और साइंस के और मैथमेटिक्स के जो बन सकते थे क्वेश्चन, सारे के सॉल्यूशन कराऊंगा। हाँ, थोड़ा सा लेट हो, लेकिन ऐसा मान के चलना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि भाई क्या ही वीडियो लेके आए हो, क्या ही एक्सप्लेनेशन लेके आए हो, क्या तो पीडीएफ लेके आए हो बना के, और क्या आप मतलब कि मस्त मज़ा आ जाएगा आप खुद को देखे हुए ना। तो आराम से करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों का इसी वीडियो के अंदर कर दूंगा मैं, और एक टाइम स्टेप लगा दूंगा। अगर आपको सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट देखना हो तो वो वहाँ से जाके क्लिक करके आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि अप्रैल 2025 में प्रचारित जो साचेत ऐप है निम्नलिखित में से किसके सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर था सी डॉट यानी दूरसंचार विकास केंद्र, इसका राइट आंसर था। और इसके लिए थोड़े से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ना। तो यहाँ इस पे इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो थी एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सहयोगी कौन है? सी डॉट। ठीक है, इसके अलावा उद्देश्य क्या है का? प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देना, ये इसकी उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ कैसा लगा, इससे भी बेस्ट मिलेगा आपको, देख लेना थोड़ा, रुको देख। हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित जो डॉक्टर एन राजम थे, किस संगीत वाद्य यंत्र से या किस वाद्य यंत्र से संबंधित या किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वायलिन। अगर आप भी करके आए और आपके शिफ्ट में यही क्वेश्चन आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई यही क्वेश्चन आए हैं। बाकी आपको मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा लास्ट में, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए नेक्स्ट शिफ्ट्स के, अगर आपके नेक्स्ट शिफ्ट में तो वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संगीत शैली कौन सी है इसमें? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसकी संगीत शैली है। सम्मान कौन कौन सा मिला हुआ है इन्हें? तो कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्म विभूषण 2026 में इनको मिला है। किसको? ये है आपके डॉक्टर एन राजम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो वर्ष 2026 के लिए विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अभिनेता जो विजय थलपति है उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो पार्टी का नाम है टीवीके। टीवीके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से नहीं है, ऑप्शन आया था तमिल वेटर्निटी कसगम, यानी थोड़ा चेंज हो गया था। अगर आप देखते इंग्लिश में आया था तो देखते तो टीवीके आ जाती शॉर्ट फॉर्म, और टीवीके इसका राइट आंसर था। और विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 के अंदर टीवीके 108 सीटों के साथ जीत गई थी। टोटल सीटें थी 234 थी, उनमें से 108 सीटों से जीत गई थी। कुल विधानसभा सीटें 234 थी। अभिनेता जो है अभिनेता उनका नाम है जोसेफ विजया। जोसेफ विजय इनका नाम है, रियल नाम विजय थलपति भी इनको बोलते हैं। आपका फेवरेट एक्टर होगा, मेरा भी है। तो शानदार क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन आया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में आयोजित की गई थी। बाकी इसकी जो व्याख्या है वो देखो। बैठक का नाम था विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल ग्लोबल स्टेटिक पार्टनरशिप। विशेष बात क्या है इसकी? तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति की मुंबई की पहली आधिकारिक यात्रा थी, या फ्रांस का जो राष्ट्रपति था उसकी मुंबई की पहली आधिकारिक यात्रा थी। ठीक है, ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की सबसे लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो वह है मुरली श्री शंकर ने प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक के विजेता है मुरली श्री शंकर। आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। और इन्होंने कितना मीटर कूदा था? इन्होंने कूदा था 8.15 मीटर इन्होंने कूदा था। आपकी नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको जरूर लेके जाना है आपको। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में आयोजित जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड था, किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? लियोनेल मेसी, कार्लोस अल्काराज, नोवेक जोकोविच, राफेल नडाल। इसका राइट आंसर है कार्लोस अल्काराज। अब जो अवार्ड है लॉरेंस अवार्ड 2026, उनके अन्य विजेता दिखा देता हूँ आपको। स्पोर्ट्स वुमेन में आरियाना सबलेंका टेनिस की है। टीम ऑफ द ईयर के अंदर पीएसजी फुटबॉल के अंदर है। और बैक थ्रू के अंदर लेंड्रो नारिस F1 के अंदर है। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। जो एक्सप्लेनेशन साइड में दिखा रहा हूँ उसको पढ़ के जाना है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं जो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली
होने वाला 17वां जो वार्षिक वेलेंडर है, वेलेन एंड डोर, ये देख लो आप, ये समारोह है पहली बार पेरिस से बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो है लंदन। इससे पहले ये पेरिस में होता था आयोजित, लेकिन इस बार जो 26 अक्टूबर 2026 में है, 17वां वार्षिक वेलेंडर है, ये लंदन के अंदर आयोजित होने वाला है। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लो। तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पेरिस से बाहर ये आयोजन होगा, और वो कहाँ पे आयोजन होगा? तो वो लंदन के अंदर होगा। 2025 में जो विजेता था वो उस्मान डेम्बेले थे, और सर्वाधिक विजेता कहाँ से है, कौन है? तो ये इसमें है लियोनेल मेसी, 8 बार विजेता बन चुके हैं लियोनेल मेसी 8 बार इसके विजेता बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वर्ष 2026 में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन खेल शिखर आरोह 2026, कौन सा 26 आरोह 2026 पहल की शुरुआत की है? तो आरोह की सबसे पहले शुरुआत किसने की है? तो वो मध्य प्रदेश ने की है। अब इसके थोड़ी सी और चीज़ें हैं, वो आपके एग्जाम्स में आ सकती है, वो भी देख लो। तो इसकी टैगलाइन है खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान। खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान इसकी टैगलाइन है। संचालन मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन पहल है ये, इसका संचालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर की बैठक थी? कौन से नंबर की बैठक थी? 6 से 8 अप्रैल को जो हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तो वो थी 60वें नंबर की थी, 60वीं। इसका आप व्याख्या और देखो थोड़ी सी। तो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बारे में बताया गया। तो एमपीसी के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इसके वर्तमान गवर्नर है। कुल सदस्य इसमें 6 इसके कुल सदस्य हैं। बैठक की आवृत्ति है वर्ष में कम से कम 4 बार ये होती है, और 4 बार होना बिल्कुल अनिवार्य है। 4 से ज़्यादा बार भी हो सकती है, लेकिन कम से कम ये 4 बार होती है। तिमाही होती है, 3 महीने पर, फिर 3 महीने पर, फिर 3 महीने पर, फिर 3 महीने पर। इस प्रकार से ये समितियाँ, ये जो है बैठक, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को घटाकर कितने % निर्धारित किया गया, जो अगस्त 2026 तक यथावत है? ये 5.25 किया गया, और इस पर वोटिंग की गई थी। तो ये सही क्वेश्चन था, इस पर वोटिंग करवाई गई थी। और इस क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कितने % पर वोटिंग ज़्यादा की गई या उसे ज़्यादा मतदान मिले। तो ये पहले 5.50 थे, उसे घटा के 5.25, सॉरी, इसको यथावत ही कर रखा है, इसको ना बढ़ाया ना घटाया है। ठीक है, दिसंबर 2025 में दर घटाई गई, और अगस्त 2026 में इसे इसी स्तर पर स्थिर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसरो ने LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली का उपयोग करके देश के सबसे बाहरी संचार उपग्रह को किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका नाम है CMS-03 GS87R, इसके नाम से इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या और देख लो कि इसका मिशन है LVM-3 की 5वीं उड़ान। पेलोड क्षमता है इसकी 4000 kg GTO। रणनीतिक इसका नाम है सैन्य उपयोग के लिए इसे GS87R भी कहा जाता है। ठीक है, समझ चुके होगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी तूफान और बिजली गिरने के कारण राज्य के 26 जिलों में गंभीर रूप से प्रभावित हुए? 26 जिले बहुत गंभीर तरीके से घायल हुए। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में व्याख्या देख लो। आपदा का प्रकार था विनाशकारी प्री मानसून आंधी, यानी आपदा यानी मानसून आने से पहले ही जो प्री मानसून आंधी आई थी वो इसका वजह बनी थी। प्रभावित कितने जिले हुए थे? तो 26 जिले हुए थे, और 26 जिले और 101 से अधिक लोगों की इसके अंदर मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो आपदा आई थी उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन बन सकता है, मैं ये नहीं बता रहा कि बनेगा नहीं, बन सकता है। 26 जिले इसमें प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात चले। तो विश्व बैंक के संशोधित मानक $3 प्रतिदिन के आधार पर वर्ष 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई? तो वो है 5.3%। यहाँ पे देख लो, संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा मानक है $3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन। ठीक है, और आंकड़े जारी करता कौन है? विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। यानी इसमें ऐसा है कि $3 अमेरिकी डॉलर, $3 प्रतिदिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्य, जो भारत के भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV से संबंधित है, किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो वो इसरो द्वारा शुरू किया गया है। इसमें ऑप्शन में DRDO भी है, HAL भी है, BEL भी है, लेकिन इसका राइट आंसर है इसरो, है ना। प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? तो प्रोजेक्ट का लक्ष्य है 2034-35 तक पहली परीक्षण उड़ान भरना। अन्य तथ्य इसके सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम है, ठीक है। नेक्स्ट है CBI द्वारा साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के खिलाफ की जा रही अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से एशिया के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? मध्य पूर्व पर, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप या लैटिन अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया पर केंद्रित है। केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? तो म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड का गोल्डन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड का ट्रायंगल बनता है, जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट्स का गढ़ है। गढ़ का मतलब है कि एक तरह से मेन जगह वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 98वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि यानी आधिकारिक ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को भेजा गया था, ठीक है। तो इसमें लापता लेडीज था, RRR भी था, होम ब्राउन भी था, एनिमल भी था। तो इसका राइट आंसर था होम बाउंड, ठीक है। फिल्म का नाम होम बाउंड था। निर्देशक इसके नीरज धवन थे। उपलब्धि थी 15 फिल्मों की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई थी। समारोह लॉस एंजल्स मार्च 2020 में लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, यह समारोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वर्ष 2020 में अमेरिका ईरान सैन्य संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति की बाधित करने के लिए ईरान द्वारा किस मंडल मध्य स्ट्रेट लाइन को बंद किया था? तो वो है यहाँ पे हारमोज जलमंडल, ठीक है। इसको बंद कर दिया था, इस बंदरगाह को इन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। ये हारमूस वाला ये यह जगह है। अब खुद देखो, मैं प्रॉपर यहाँ पे इमेज वगैरह बनवा के ला रहा हूँ, क्वेश्चन बनवा के ला रहा हूँ जो एग्जाम में आया है, तो इसमें मेहनत लगती है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मेहनत लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हॉर्मोस जो जलमंडलम है इस प्रकार से है। ये युद्ध का भी क्वेश्चन आ गया था। यह वैश्विक तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्री मार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस स्लाइड्स को चेंज कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि आपकी आंखों में दर्द हो जाए, इसलिए मैं स्लाइड्स को बार बार चेंज कर दूंगा, कभी वाइट, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी कुछ, ठीक है। ये आपके बारे में सोच कर मैं कर रहा हूँ हर चीज़ें। यदि किसी वस्तु, अब ये साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चन को अलग कलर में लेके आया मैं। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ाकर 140 जूल हो जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कुल कार्य यानी वर्क कितना होगा? ये साइंस के क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 100 जूल है। अगर आप 100 जूल करके आए तो बहुत बढ़िया है। बाकी इसको आपको इस फॉर्मूला से कर सकते थे आराम से। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू वर्क बराबर ये काइनेटिक एनर्जी और ये यहाँ पे है इनिशियल स्टार्टिंग वाली एनर्जी वो और लास्ट वाली एनर्जी वो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे 40 जूल से बढ़ाकर 140 किया गया है। तो 140 तो ये बाद वाली हो गई, पहले यहाँ पे 40 जूल थी। तो टोटल यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर आ जाता है 100 जूल, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो एक गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि ग्राफ की समय रेखा समय अक्ष पर झुकी हुई हो मतलब देखो झुकी हुई है, तो वेग जो वस्तु है, वस्तु के वेग में स्थिति क्या होगी? वस्तु के वेग की स्थिति क्या होगी? तो वह समय के साथ बदलेगा। वस्तु रुकी हुई है ये तो बिल्कुल गलत है। वेग स्थिर रहेगा ये भी गलत है। त्वरण शून्य होगा ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है वेग समय के साथ बदलेगा। वो कैसे बदलेगा आप खुद देखो। ये वेग है, ये समय है और ये अक्ष पर झुका हुआ है, ये त्वरण है। तो यहाँ पे क्या हो, यदि रेखा समय अक्ष पर झुकी हुई है तो इसका अर्थ है कि वस्तु एक समान त्वरण यानी एक इक्वल त्वरण के साथ या मंदन के साथ चल रही है। निष्कर्ष इसका यह है कि त्वरण की उपस्थिति के कारण समय के साथ वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यानी
त्वरण कब मिलता है, या तो फिर वेग में परिवर्तन होता होगा, या तो घट रहा हो वेग या बढ़ रहा हो, तो उस टाइम में वेग में परिवर्तन जरूर होगा, निरंतर परिवर्तन होगा वेग में, तभी त्वरण उपस्थित होगा वहाँ पे, या मंदन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। मानता हूँ ये ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि आकाश का नीला रंग क्यों था, क्योंकि मैंने मेरी खुद ने एग्जाम दे के आया था मैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के ऑप्शंस नहीं थे। प्रकाश का अपवर्तन है इसके कारण, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का विक्षेपण, तो इसका राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख लो, इसका वो सॉल्यूशन देख लो। रेले के प्रकीर्णन नियम, रेले का जो प्रकीर्णन नियम था उसके द्वारा जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है इसका फैलाव सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार के ऑप्शंस आए थे कि किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, या इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है इस वजह से दिखता है, या कम है इस वजह से दिखता है, या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। ये सिंपल से क्वेश्चन नहीं, ऐसे ऑप्शन नहीं था। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण, इसी प्रकार का आया था ऑप्शन कि नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होने के कारण वायुमंडल में सूक्ष्म कण इसे सभी दिशाओं में फैला देते हैं, इसी वजह से आकाश का रंग नीला होता है। ये ऑप्शन आया था और इसी प्रकार का आंसर था, यही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्युत बल्ब की जो शक्ति है, जो पावर है, वो 60 वॉट है और इसे 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई का मान बताना है, करंट का मान बताना है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये आया था क्वेश्चन। यहाँ पे 0.5 एम्पेयर इसका राइट आंसर हो। कैसे निकला वो देख लो। दिया गया है शक्ति पावर बराबर 60 वाट है, विभवांतर यहाँ पे 120 वाट है। स्टेप 2 इसका फॉर्मूला है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई है। आई का हमें मान निकालना है तो P अपॉन वी, पी का मान यानी पावर का मान यहाँ पे 60 ले लिया हमने और आई का मान 120 ले लिया। काटा जब 1/2 आया और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पेयर इसका राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बल के अनुक्रमणपति त्वरण उत्पन्न होगा। बल के जितना बल लगेगा उसी हिसाब से यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होने वाला है। और वो कैसे होने वाला देख लो, यहाँ पे F बराबर ए में होता है। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल होता है ए के, यानी त्वरण अगर बढ़ेगा तो इसका जो बल है वो बढ़ेगा, अगर त्वरण घटेगा तो इसका बल भी घट जाएगा। गणितीय रूप में देखो F बराबर एम है, एम स्थिरांक है तो ए बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा और ए घटेगा तो एम भी एफ भी घटे जाएगा। किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगाए गए असंतुलित बल फोर्स के सीधे अनुक्रमणपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक होती है। तो कौन से माध्यम में, तो वो होता है सॉलिड माध्यम। सॉलिड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पीड होती है साउंड की। बाकी इस प्रकार से नहीं था, वो अपवर्तांक के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था कि अगर पानी का अपवर्तांक 1 है तो ठोस का अपवर्तनांक कितना होगा, इस प्रकार से पूछा था। तो ठोस का अपवर्तनांक तो बढ़ेगा ही। ठीक है, हीरे का अपवर्तांक भी आपको याद करके जाना है, तो क्वेश्चन याद करके जाना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी इसी प्रकार से था। ठीक है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, तरल में थोड़ी सी कम होती है, गैस में और ही कम होती है, और निर्वात में तो बिल्कुल होती ही नहीं है साउंड की, साउंड चल ही नहीं पाता निर्वात में तो। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव है जिसे संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण विक्षोभ डिस्टर्बेशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से यानी जो ध्वनि है वो ठोस में बहुत तेज़ी से चलती है और निर्वात में बिल्कुल भी नहीं चलती है। ठोस यानी जो ध्वनि की जो चाल है वो बिल्कुल नगण्य होती है, वहाँ पे जीरो ही मान के चलो। रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है एंटोनी लेवोशियर, इसका राइट आंसर रहने वाला है एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर 1789 के अंदर इन्होंने क्या, इनका जन्म हुआ था, या इन्होंने जन्म नहीं, इन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, महान फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोशियर आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जिनको माना जाता है, ने 1789 के अंदर यह नियम दिया था। नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही
उसका विनाश किया जाता है। यानी अभिकरणों का कुल जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, ना तो इसमें द्रव्यमान कम होगा या ना ही इसमें बढ़ेगा। यानी ना तो द्रव्यमान का सृजन होगा और न ही इसका विनाश होगा। यानी एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है, लेकिन ना तो विनाश होता है और न ही यहाँ पे सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद का क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक साथ अभिक्रिया कराता है। तो इसमें आंसर इस प्रकार से था कि क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, क्षार मिलेगा या लवण प्लस जल मिलेगा, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो इसमें लवण प्लस जल इसका राइट आंसर था, और इसमें लवण प्लस जल ही है, यहाँ पे लवण है, ये जल है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसका देख लो, क्षार और अम्ल को जब क्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है, एक तो लवण और यहाँ पे दूसरा बनता है जल। ठीक है, तो यह एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया है और द्रव्य स्थापन अभिक्रिया है। इसमें द्रव्य स्थापन हुआ है Na का तो हुआ है Cl के साथ, और Cl और यहाँ पे OH का हुआ है H के साथ, द्रव्य स्थापन अभिक्रिया है। सिद्धांत है कि प्रबल क्षार के साथ प्रबल अम्ल जब मिलते हैं तो लवण प्लस जल यहाँ पे बनते हैं। ये अभिक्रिया देख लो, कंप्लीट अभिक्रिया आपने देख ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं का कौन सा विशिष्ट भाग है जो अन्य कोशिका से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो है डेंड्रोइड्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर था डेंड्रोइड्स। अब डेंड्रोइड्स ये देख लो, डेंड्रोइड्स इस प्रकार से होते हैं जो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जो विद्युत संदेश है, आवेग वगैरह है, वो पहुंचाता है तंत्रिका कोशिका के द्वारा, एक से दूसरे में जो सूचनाएं है वो पहुंचाता है। तो वो कौन सा है, डेंड्रोइड्स है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्रोइड भाग है अन्य कोशिका का संवेदी अंगों के संदेश को, सूचनाओं को प्राप्त करता है और आगे पहुंचाता है। संदेशों को कोशिका से दूर ले जाने का कार्य एक्सॉन करता है, दूर ले जाने का कार्य एक्सॉन करता है। लेकिन जैसे एक्सॉन ये डेंड्रोइड्स है, एक्सॉन ले जाता है दूर, सूचनाओं को दूर ले जाता है एक्सॉन, और सूचनाओं को प्राप्त करने का काम करता है डेंड्रोइड्स। 27वां प्रश्न है, एक प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य 60 से 600 nm है और उसकी चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन किस प्रकार से आया था, सूत्र इस प्रकार से है कि v बराबर f लैम्बडा। तो ये यहाँ पे इसका निकालेंगे, यहाँ पे मान जो चाल है v है वो इस प्रकार से है, इकाई परिवर्तन इसका मान निकालेंगे, ये आएगा। इसको मीटर में निकाल लिया हमने, जीरो को इसमें डालेंगे तो ये मान आ गया इसका लैम्बडा का। अब इसकी गणना करेंगे तो इस फॉर्मूले में रख के इसका राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अभी ऐसे 1 मिनट में नहीं आने वाली है, इसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस या अच्छा खासा पढ़ा हुआ होना चाहिए था। अगर नहीं पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस चीज़ को रट भी सकते हो, अभी रटने का ही टाइम है। तो आप रट लो कि किस प्रकार से मैंने किया है, ज़्यादा दिमाग इसमें मत लगाना, नहीं तो आप ओवरलोड हो जाएगा आपका दिमाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी विलेन के 80 ग्राम पानी विलायक में 20 ग्राम साधारण नमक विलेय मिलाया जाता है तो विलेन की सांद्रता या विलेन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर 20% हुआ है। वो किस प्रकार हुआ है वो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या तो 20% ही होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है। कुल द्रव्यमान यहाँ पे 20 + 80 मिला के 100 जाता है। कुछ गलती है ये भी करके आएंगे, उन्होंने ऐसा किया होगा 20/80 लगा के फिर 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, और ऐसा ही गलती बहुत लोगों ने की होगी, तब जाके उसका 25% आंसर आया होगा। लेकिन इसका राइट आंसर 20 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसमें जो कंप्लीट चीज़ है, कंप्लीट कौन कौन, जल और विलायक यानी नमक और पानी दोनों को मिलाकर 100 हो गया विलेन पूरा। अब 100 को तो नीचे रखना है, विलय को ऊपर रख लेना, 20 ऊपर आ गया, तो इसका राइट आंसर 20% आएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। और इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन टूटने से जैविक ऊर्जा जो होती है ATP उत्पन्न होती है कि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन इसका आंसर है। और श्वसन नहीं था ऑप्शन में, कोशिकीय श्वसन नहीं था, श्वसन था, प्रकाश संश्लेषण था, किरण वगैरह वाष्पोत्सर्जन ऐसे ऑप्शन से, जिसका राइट आंसर श्वसन आएगा। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, वो ATP ऊर्जा में बनती है, तो उस अभिक्रिया को कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के टूटने और ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका ऊर्जा जो मुद्रा है उसके निर्माण में की यह जो अभिक्रिया है या प्रक्रिया है उसको
कोशिकीय श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन और टोनिन जैसे दवाएं बनाने के लिए इथेनॉल एथिल अल्कोहल का उपयोग मुख्य रूप से इसकी किस विशेषता के कारण किया जाता है। अब एथेनॉल के बारे में, इथेनॉल है, इथेनॉल के बारे में आपको पता है अभी? अब बहुत ज़्यादा है इस टाइम में, तो चर्चा में एथेनॉल गाड़ियों में डलता है। तो इसका मुख्य वजह क्या है इसका उपयोग में लेना? तो इसका है गुड सोलिवेंट, यानी उच्च उष्ट विलायक, यानी आराम से सब हर चीज़ में घुल जाता है। तो उत्कृष्ट विलायक इसका ऑप्शन, इसका आंसर है। घुलनशीलता के बारे में इसका व्याख्या देखो कि इथेनॉल पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है, जिससे यह एक उत्कृष्ट विलायक बन जाता है। चिकित्सा उपयोग के बारे में बताऊँ तो इसके रोगाणुरोधी जो है गुणों के कारण इसका बड़े पैमाने पर चिकित्सा दवाओं में उपयोग होता है। इथेनॉल के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें पता नहीं थी, वो भी मैंने बता दी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल घटकर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो इसका अपवर्तनांक 1.5 होने वाला है। 1.5 इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसका सॉल्यूशन देख लो, समाधान देख लो। तो वायु प्रकाश की चाल यहाँ पे 3 × 10⁸ है, माध्यम की चाल यहाँ पे 2 × 10⁸ है। यहाँ पे अब इन दोनों को ऊपर नीचे भाग कर लिया तो यहाँ पे कटने के बाद 1.5 इसका राइट आंसर आता है। और इसी प्रकार से निकलेगा हमेशा ही। ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आया था, इसी प्रकार के ऑप्शन थे उसमें। लास्ट में क्वेश्चन और देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अपघटन डिकम्प्रेशन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? Fe+CuSO4, FeSO4 कौन सा करता है? ये करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लो, सॉल्यूशन देख लो। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो प्राकृतिक उपभोक्ता के रूप में तो यहाँ पे शाकाहारी को किया जाएगा, लेकिन इसमें वो सिस्टम पता क्या था? उसने बोला था कि पहली चेन में अधिकांशतः क्या होते हैं, तो पहली चेन के अंदर कौन से होते हैं? वो उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं? तो आई थिंक उत्पादक इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से शाकाहारी इसका बेस्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि पहली चेन के अंदर शाकाहारी होते हैं, फिर शाकाहारी आगे आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में उन शाकाहारियों को मांसाहारी जीव खा जाते हैं। तो इसका राइट आंसर शाकाहारी आएगा। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, छोटे मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता बिल्कुल शाकाहारी जीव होता है, और सबसे स्टार्टिंग वाली जो चैन है वो उसमें उत्पादक होता है, यानी हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे को शाकाहारी जीव कहते हैं और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खा जाते हैं। समाधान तथ्य क्या है? प्रथम पोषी स्तर उत्पादन हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। द्वितीय पोषी स्तर का मान है शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे टिड्डा, गाय, खरगोश, ये जो चीज़ें होते हैं पौधे से लेते हैं डायरेक्ट ऊर्जा को। और तृतीय पोषी स्तर के अंदर क्या होता है? जो द्वितीय उपभोक्ता है वो इसको प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है, यानी मांसाहारी होता है तीसरा। तो इस प्रकार से हमने पहली शिफ्ट के क्वेश्चन सभी कर लिए हैं। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार देख लेता हूँ, लगभग 28 मिनट हो गई है अपने, तो 28 मिनट के बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके लिए मैं लगा देता हूँ। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और भी शानदार लगेंगे आपको। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे साथ में लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में किस आईआईटी द्वारा 3.1 पेटाफ्लॉप क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत विकसित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग ने किन दो आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की है? तो वह है लू और आकाशीय बिजली। ये दो आपदाएं और ऐसी हैं जिनको कि राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है 16वें वित्त आयोग में। क्योंकि आप ये देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है कि इतनी ज़्यादा तो गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस बार जो गर्मी है हाई, बिल्कुल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार गर्मी ने, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है, बहुत कम हुई। राजस्थान की तो बात पूछो मत, राजस्थान में तो बिल्कुल भी यहाँ पे बारिश नहीं हुई। अभी जाके 2-4 दिन से बारिश हो रही है। बाकी बिजली भी पड़ रही है अच्छी खासी। जब बारिश होती है तब बिजली भी अच्छी खासी पड़ रही है, हर जगह पड़ रही है आसपास में। हमारे गांव में आज से पहले मैंने बिजली पड़ी हुई नहीं देखी थी, लेकिन अभी 1 महीने में 3-4 बार बारिश हुई। इसके अंदर 2-3 बार हमारे घर के आसपास ही पड़ चुकी है, यानी 500 मीटर के एरिया के अंदर ही 2-4 बार पड़ चुकी है अब तक। तो इस बार बिजली भी अच्छी खासी पड़ रही है।
तो इनको राष्ट्रीय आपदा के अंदर जोड़ना बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है भाई, जोड़ो इसको। केंद्र और राज्य का साझा अनुपात 90:10 का तय किया गया है इसके अंदर। ठीक है भाई। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो आर्यन सबैलिंका को दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के किस राज्यपाल ने अपने पद पर अचानक इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर CV आनंद बोस, इसका राइट आंसर है। 5वां क्वेश्चन है कि अप्रैल और जुलाई 2026 में मणिपुर के किस शहर या जिले में मुख्य भूकंपीय झटके दर्ज किए गए हैं? तो कामजोंग जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अम्बेडकर की 135वीं जो जयंती है वो कब बनाई गई है? तो वो 14 अप्रैल 2026 को इनकी 135वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई है? तो महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक है अपनापन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिवराज सिंह चौहान। इसके लेखक है अपनापन जो पुस्तक है उसके लेखक है शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा PSLV C62 USN1 मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। मई 2026 में किस भारतीय एथलेटिक्स ने 100 मीटर रेस में 10.09 सेकेंड पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो वह है गुरविंदर सिंह। इन्होंने जो मिल्खा सिंह है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी जो नया रिकॉर्ड है 10.09 सेकेंड है 100 मीटर की रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे कि वर्ष 2020 में 6वीं भारत UK गृह मंत्रालय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य गैंगस्टर नेटवर्क ध्वस्त करना, संगठित अपराध को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां अफ्रीका कप ऑफ नेशन AFCON फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मोरक्को के अंदर ये आयोजित किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है? पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी की है छत्तीसगढ़ ने इसकी मेजबानी की है। कर्नाटक राज्य इसमें ओवरऑल चैंपियन बना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि खेलो इंडियन ट्राइबल्स गेम 2020 के अंदर जो ओवरऑल चैंपियन है वो कौन सा राज्य बना है? तो वो कर्नाटक बना है। और मेजबानी किसने की है? तो मेजबानी यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जून 2026 में JP नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद के किस सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो 16वां जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है 16वां सम्मेलन। DRDO द्वारा किस ड्रोन लॉन्च सटीक प्रहार मिसाइल प्रणाली के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो वो ULPGM V3 इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया जो AI पावर्ड ऐप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सारथी ऐप। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित GVA के किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? इसके अंदर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। आप चाहे GDP में देख लो या हर चीज़ में देख लो, यहाँ पे सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। और जो प्राथमिक क्षेत्र उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग रोजगार ले रखे हैं। पहले क्षेत्र के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा व्यक्ति हैं, लोग हैं, और सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र दे रहा है, वो वहाँ पे सबसे कम लोग हैं। ठीक है। यहाँ पे है कि पौधे के अंतर्वेशीय विभोजक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये पत्तियों के आधार या पर्ण संधियों पर या संधियों के पास पाया जाता है। ठीक है। छुई मुई के पौधे में कौन सा उत्तक पूर्णतः अनुपस्थित होता है? छुई के पौधे में कौन सा उत्तक पूर्णतः अनुपस्थित होता है? वो तंत्रिका उत्तक है जो छुई के पौधे में बिल्कुल भी नहीं होता है। तंत्रिका उत्तक बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र वाटर साइकिल की मुख्य अवस्थाओं का सही क्रमिक रूप क्या है? तो सबसे पहले वाष्पीकरण, संग्रहण, फिर वर्णन, फिर अपवहन, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है।
12 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होगा? आवर्धन के सूत्र आपको याद करके जाना है, m बराबर v अपॉन यू, ये सूत्र है। और यहाँ पे v बराबर +3 है। प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है कि प्लस केस कब होगा, माइनस कब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले पढ़ रखा होगा। मैं सिर्फ रिवीजन करा सकता हूँ, मैं हर चीज़ पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे v बराबर देख लो, u माइनस देख लो, फिर v अपॉन यू अब रखोगे तो इस फॉर्मूला में रखने के बाद -2 इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि युगांतर स्थिर रहता है और चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का प्रभाव क्या है? उस ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधा हो जाएगा, ऊष्मा है आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रूण एम्ब्रियो में एवं एम्ब्रियो अब गर्भस्थ शिशु फेटलस में विकसित हो चुका है। यह विकास गर्भावस्था की किस तिमाही के अंदर या किस तिमाही का चरण है? तो ये पहली तिमाही का चरण है, जब भ्रूण एम्ब्रियो है वो गर्भस्थ शिशु यानी फेटलस में विकसित हो चुका होता है। ये पहली तिमाही का चरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने लिख के रखता हूँ यहाँ पे। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी। पर्याप्त वायु में एथेनॉल को गर्म करने या जलाने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो CO2 जलवाष्प और ऊष्मा प्रकाश यहाँ पे प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और भारी मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश इसमें क्या होता है? प्राप्त होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही कथन कौन सा है? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के बराबर होता है। यानी जो अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, वो उनका द्रव्यमान और जो उत्पाद लास्ट में बनते हैं, दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान होता है। यानी ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है, ना ही द्रव्यमान यहाँ पे अर्जित होता है। समझ रहे हो? तो ना तो इसमें ह्रास होगा, ना ही किसी का लॉस होगा, इसलिए इसको द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें द्रव्यमान समान रहता है दोनों तरफ। आगे चलते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और तथा संयोजकता क्रम से क्या होगी? तो प्रोटॉन यहाँ पे 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, संयोजकता यहाँ पे 1 रहने वाली। संयोजकता कैसे निकालोगे? 2 8 8 और लास्ट में 8 नहीं, यहाँ पे 7 आएगा। तो 7 आएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ गई इसकी संयोजकता। बॉटल ओपनर किस प्रकार का उत्तोलक है या लेवल है? ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी का लेवल है, उत्तोलक है। लीवर है, लीवर। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव किस जगत किंगडम में रखे जाते हैं? ये जगत भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जगत 4-5 प्रकार के जगत आते हैं, वो सारे याद करके जाने हैं आपको। मोनेरा जगत के अंदर आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में रिंग संरचना, रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है? तो वो कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर कौन सी रिंग पाई जाती है? एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, रिंग है, इसके अंदर रिंग जैसी श्रृंखला पाई जाती है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। 31वां क्वेश्चन है कि वेग और समय, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वो विस्थापन को दर्शाता है। वेलोसिटी वेग और समय के नीचे का जो ग्राफ है वो विस्थापन को दर्शाता है। और ये जो क्वेश्चन हैं वो सच बताऊँ तो मैंने बहुत बार पढ़ रखा है। मैंने पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो आपने अगर PY पेपर्स भी कर रखे तो आप अच्छे खासे करके आओगे। इस बार ऐसा है कि थोड़ा मैथमेटिक्स मुझे ऐसी लगी हार्ड लगी इस बार, टाइम टेकिंग लगी मैथमेटिक्स। बाकी साइंस भी इस बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े सब्जेक्टिव है, मतलब कि पूछ रहा है वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव नहीं है वहाँ पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है यहाँ पे सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है, आपको कैसे पता होगा फिर भी बता दो, सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, यदि इसका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वरण यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। A बराबर F/m सूत्र के अनुसार द्रव्यमान आधा होने पर त्वरण 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूत्र से आप आराम से पता लगा पाओगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या आधा होता है, क्या 2 गुना होता है, किस प्रकार से होता है। नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो यहाँ पे है सक्लेरेन कायमा, इसका नाम अच्छे से पढ़ लो आप। नारियल के छिलके के अंदर ये उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35वां क्वेश्चन है कि प्लास्टिड तथा माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य रूप से कौन सी समानता होती है? तो दोनों में अपना DNA और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड के अंदर भी खुद का DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है, और राइबोसोम भी इन दोनों में खुद के होते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग
शरीर का संतुलन बैलेंस बनाने, नियंत्रण करने या बैलेंस बनाने में मदद करता है। नियंत्रण कौन सा भाग करता है? तो अनुमस्तिष्क इसका करता है, जिसे कि सेरेबेलम हम बोलते हैं, सेरेबेलम इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क से नियंत्रण बनाता है, यानी बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है। आप चल रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा दारू पी लिया है मान लो, तब आपका माइंड थोड़ा सा काम करना कम बंद कर देता है, आप संतुलन नहीं बना पाते हो। जैसे कि मान लो कोई चोर आता है आपके घर पे और आप उसके पीछे, गुद्दी आते हैं ना, गुद्दी पीछे की तरफ, वहाँ पे अगर लठ मार दोगे तो उसको बेहोश हो जाएगा या फिर वो एक तरह से चल नहीं पाएगा ढंग से। तो इसी वजह से, क्योंकि अनुमस्तिष्क पीछे होता है सेरेबेलम, तो उसको मारने के बाद नियंत्रण खो देता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर अपने अपशिष्ट को मुख्य किस प्रकार से बाहर निकालते हैं? तो गुर्दे मूत्राशय में यकृत के विशेष उत्सर्जन तंत्र द्वारा। जिस प्रकार हम निकालते हैं अपने अवशिष्ट पदार्थ को, उसी प्रकार से जानवर में निकालते हैं। ठीक है, गुर्दे, मूत्राशय और यकृत आदि से विशेष उत्सर्जन द्वारा इस निकालते हैं वो। शिफ्ट सेकंड के अंदर विशेष चीज़ें याद रखना आपको। करंट अफेयर 2026 की आ रही है मैक्सिमम, बायोलॉजी भी अच्छी खासी आ रही है, फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, टेक्नोलॉजी अवार्ड और डिफेंस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहे हैं करंट अफेयर के अंदर। और बाकी करंट अफेयर है जीके के अंदर, करंट अफेयर ही है, वही पिछली बार के जैसा ही है। और इस बार थोड़ा सा मान को लेवल एडवांस ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी पादपों में जंतु जगत और पादप जगत, न्यूमेरिकल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्टिक्स से, मैकेनिज्म से और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्बनिक जो केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोकार्बन से और केमिकल लॉज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सेकंड शिफ्ट भी कर ली है। अब हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। टाइम हो चुका है 41 मिनट, लगभग हमें 28 से 30 41 लगभग हमें 12-13 मिनट लगे सिर्फ इस शिफ्ट को करने में। वजह यह है क्योंकि इसमें ज़्यादा सोल्यूशन मैंने नहीं करवाया है, मैंने इसमें कम सोल्यूशन करवाया है, मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें वन लाइनर करवाई है। लेकिन इस बार जो थर्ड शिफ्ट है इसके अंदर अच्छा खासा करवाऊंगा मैं आपको। पहले तो आपको ये दिखा देता हूँ कि आया क्या है। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा है क्वेश्चन, पद्म विभूषण के बारे में, ऑटोमोबाइल्स बंदरगाह के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, शीतकालीन ओलंपिक, CGDA, AI इम्पैक्ट समिट, बजट और तकनीक, जीव विज्ञान में पुरुष प्रजनन तंत्र है वो, पेड़ के तने की मोटाई के बारे में, ऊर्जा मुद्रा के बारे में, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा मुद्रा क्या होता है, ATP के बारे में पूछा है। और भौतिकी और रसायन में प्रकाश का अपवर्तन, अवतल दर्पण, अयस्क सांद्रण, विद्युत चालन, वर्तीय गति, विद्युत हीटर, स्थिति ऊर्जा, इन सभी के बारे में पूछा है। तो हम एक एक क्वेश्चंस का आराम से करेंगे सॉल्यूशन। और इस बार ये देख के अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर तो क्या ही मतलब, और अच्छा लग जाए तो कमेंट कर देना भाई नीचे। क्योंकि आज जो 4 तारीख है, डेली मैं कराऊंगा आपके लिए सॉल्यूशन, और इसको देख के जाओगे तो आपको मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 165वीं जयंती मनाई गई है। जन्म इनका जो है 7 मई 1881 में जन्म हुआ था, और आज है वर्ष 2026, या टोटल 165 वर्ष हो चुके हैं, यानी 165वीं जयंती आज मनाई गई है, या 2026 के अंदर मनाई गई है। कौन सी जयंती? 165वीं जयंती। जीके के क्वेश्चन हैं, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जो वायलिन वादन से संबंधित है? अभी आपको एक चीज बताऊँ मैं, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, सुबह आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आ गया। अब फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि जो एम राजन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, और थर्ड शिफ्ट में आया है कि वायलिन वादक तो है, उनका नाम क्या है। देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आप मान कर चलना इन शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप वो करके जा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट यानी जब भी आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आपको जरूर देखना है सारे सॉल्यूशंस को, मैं डेली करवा दूंगा सारे के सारे सॉल्यूशन। तो सुश्री एन राजम, ये इनका नाम है। नोट, धर्मेंद्र सिंह देओल को भी मरणोपरांत कला के क्षेत्र के अंदर सम्मान मिला है, लेकिन वोलिन वादन का संबंध विशेष रूप से सुश्री एम राजन से है। ठीक है, वोलिन वादक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही जहाज में 68 कारों को लोड करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो वो है यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट है। इन्होंने 68 कारों को एक ही क्या नाम है जहाज के अंदर लोड किया है, यानी लेकर गए हैं एक ही जहाज से। तो ये बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमहंस 2
संस्थान मुख्य रूप से किस चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मानसिक और स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से संबंधित है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का एक हिस्सा है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन कौन से हैं? श्रेणी देख लो। पुरुष एकल के अंदर कार्लोस एल्काराज है। महिला एकल के अंदर एलेना रिबाकिना इसका है। मेरे हिसाब से ये नाम थोड़ा गलत हो चुका है, बाकी देख लें क्या होता है। मेरे हिसाब से नाम थोड़ा गलत हो गया। एलेना सिबेलेंका ऐसा कुछ नाम था शायद उनका। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो आप देख लेना, अगर गलत है तो फिर देख लेना आप। मिलोना कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक की किस देश में कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे हमेशा से ही सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त कर लेता है और तालिका में सबसे ऊपर रहता है। तो नॉर्वे ने इस बार 41 पदक जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण है, 12 रजत है और 11 इसमें कांस्य है। सेकंड नंबर पे यूएसए है 33 पदक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2020 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वह है यहाँ पे श्री अनुग्रह नारायण दास। श्री अनुग्रह नारायण दास है। श्री अनुग्रह नारायण दास परीक्षा के लिए वही सही उत्तर इसका यह है, क्योंकि मई 2020 के अंदर इन्होंने ही धारण किया था। और अगस्त 2026 के अंदर कौन आने वाला है? तो श्रीमती अलंका नंगिया अरोड़ा नवीनतम नियुक्ति इनकी होने वाली है। अगस्त इनकी हो चुकी है, होने वाली है, मान के चलो आप। लेकिन मई 2026 के अंदर कौन थे आपके? श्री अनुग्रह नारायण दास थे। नेक्स्ट है माइटी द्वारा आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वे भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इसके 3 स्तंभ कौन कौन से थे? तो एक तो लोग थे यानी पीपल्स थे, एक ग्रह प्लानेट था और एक प्रगति था, प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में बाहरी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए CCUS तकनीक के वास्ते अगले 5 वर्षों में कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो वह है 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। CCCU का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज का पूर्ण रूप है, तो इसको भी आपको याद करके रखना है, आपकी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरुष प्रजनन या निषेचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये डिम्ब वाहिनियाँ नहीं है, क्योंकि डिम्ब वाहिनियाँ किस में होती है? फैलोपियन ट्यूब किस में होती है? ये मादा में होती है, न कि पुरुष में होते हैं। पुरुष में होते हैं वृषण, शुक्राणु और शुक्रवाहिनी, ये सभी होते हैं पुरुष के अंदर, लेकिन डिम्ब वाहिनियाँ यहाँ पे मादा में होती है। प्रजनन तंत्र का अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे पुरुष के अंदर वृषण होते हैं, शुक्राणु और शुक्रवाहिनियाँ होती है, महिला के अंदर डिम्ब वाहिनियाँ होती है। यही इसका अपवाद है और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के तने की मोटाई या चौड़ाई गिरफ्त में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक टिश्यू जिम्मेदार होता है? तो ये देखिए, ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू बन रहे हैं ना, एक टिश्यू बन रहे हैं ना, ये कौन सा जिम्मेदार है? तो यहाँ पे पार्श्वभुज इसका जिम्मेदार है। और ये कैम्बियम है, ये पार्श्वभुज की मोटाई बढ़ाता है, यानी जो है कैम्बियम बोलते हैं इसको हमें ना, ये पार्श्वभुज इसकी मोटाई बढ़ाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जंतुओं को भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होती है, जिससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है? तो वो ATP है, सबको पता होगा ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका राइट आंसर है, यानी इसका नाम है। जीव विज्ञान का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के अणु के प्रकाशीय अपघटन के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्सर्जन यानी बायो प्रोडक्ट्स के रूप में निकलती है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है। चाहे कोई भी जैसे ये करते हैं श्वसन वगैरह, पौधे जब श्वसन करते हैं तब CO2 निकलती है, लेकिन CO2 के साथ ऑक्सीजन भी निकलती है इसमें, समझ रहे हो? यहाँ पे H और इलेक्ट्रॉन आप देख लो, ये इसको करने के लिए ऑक्सीजन इसमें क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। पानी में डूबी हुई लोहे की जो कील होती है या बर्तन की जो तली में रखा हुआ जो सिक्का होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो यह किस कारण या किस प्रकार से घटना के कारण होता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि सिक्का रियलिटी में तो यहाँ पर है, लेकिन दिखता ऐसे जैसे यहाँ पर होगा।
अगर ऐसे पेंसिल डालते हैं हम तो ये पेंसिल ऐसे आके ऐसे मुड़ी हुई दिखती है बाहर से, ऐसा लगता है जैसे मुड़ी हुई है पेंसिल। तो ये अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। और ये जी चीज़ें सब बना के लेके आया हूँ आप सभी के लिए, इस वजह से लेके आया हूँ कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर देना है, आपके माइंड में छिप जाएगी कि अभी याद करने का कोई टाइम नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिसे आपको याद हो जाए, तो इस प्रकार से बना के लाया हूँ। टाइम लग गया मुझे 3 तारीख का, 4 तारीख को बना के दे रहा हूँ, लेकिन टाइम लग गया। लेकिन ऐसी चीज़ बनाई है मैंने कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा बनाया है। अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में वक्रता केंद्र के पर यानी बियॉन्ड सी रखी हुई जो वस्तु है, जब वक्रता केंद्र सी की ओर स्थानांतरण किया जाता है तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या होगा, फोकस से दूर वक्रता केंद्र की ओर बढ़ता है और आकार भी इसका बढ़ जाता है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये इस तरफ जाएगा और इसका आकार भी बढ़ जाएगा। ठीक है। भौतिकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऑक्साइड जैसे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के अयस्कों को अशुद्ध गैंग से संदृत या अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। चुंबकीय पृथक्करण विधि है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। ये देखो ये एक विधि है, यहाँ पे अशुद्धियों को निकालने की एक विधि है। यहाँ पे चुंबक लगी होती है। अब इसमें ये गंदगी आती है, इस तरफ से आती है। अब कोई चीज़ होगी वो तो इसके जैसे यहाँ से गिरेगी, अब यहाँ से जो चुंबक जैसे लोह तत्व होंगे वो तो यहाँ पे आके यहाँ पे गिर जाएंगे, चुंबक के लोह तत्व। तो जो अशुद्धियाँ होगी वो यहाँ पे आके यहाँ पत्थर वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। चुंबक तत्व तो यहाँ पे, क्योंकि इसके चपक के आ जाएंगे और चपक के आने के यहाँ से यहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अवरोध लगा होगा तो इससे टकरा के ये नीचे आ जाएंगे और जो अशुद्धियाँ होंगी या पत्थर वगैरह होंगे जो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये विधि होती है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो सबसे अच्छा का चालक यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आप देख सकते हो, कम प्रतिरोध अच्छा चालक उसका होता है। टंगस्टन इससे थोड़ा कम होता है, निकेल इससे थोड़ा कम, और लोहा सबसे कम होता है। प्रतिरोध सबसे ज़्यादा इसमें होता है, कम प्रतिरोध इसमें होता है। चालक एल्यूमिनियम अच्छा होता है। चालक लोहा भी होता है, लेकिन लोहा इतना अच्छा चालन नहीं कर पाता जितना एल्यूमिनियम कर पाता है। ठीक है। प्रतिरोध इसमें मैक्सिमम होता है इस वजह से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कल मोशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। तो चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है। चाल स्थिर लेकिन वेग हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि देखो दिशा बदल रही है तो वेग बदल रहा है, लेकिन चाल इसकी हमेशा स्थिर रहती है। चाहे कहाँ भी भागो चाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वेग इसका बदलता रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है भौतिकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूँ कितने बच रहे हैं। 6 स्लाइड वो बच रहे हैं, 6 क्वेश्चन वो बच रहे हैं। यदि 2000 वोल्ट के हीटर को 2 घंटे तक लगातार चलाया जाता है तो इसके द्वारा खपत की गई कुल ऊष्मा ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा। तो 1.44 × 10⁻7 जूल है। कैसे है, तो पी का मान यहाँ पे 2000 वोल्ट है, टाइम यहाँ पे 2 आवर लगा रखा है, यानी सेकंड में इसको निकालना है। फॉर्मूला इसका है ऊष्मा बराबर पी गुणा टी। पी यहाँ पे 2000 है और टी यहाँ टाइम एंड सेकेंड्स में इतना आ गया है, इसको ये इतना जूल में आ गया है, और इसको हमने जूल से ऐसे 10 की घात में इस प्रकार निकाल लिया है। तो इसका राइट आंसर आ चुका है। तो ये आपको ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने तो आराम से आपका जो है क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी हुई जो m किलोग्राम की जो वस्तु है, किसी वस्तु का गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होगी। mgh होगी, m ऊंचाई, g त्वरण और h ऊंचाई। m द्रव्यमान, g त्वरण और h ऊंचाई। स्थिति ऊर्जा mgh होती है, काइनेटिक ऊर्जा kgh होती है। सीधी सी बात है, यहाँ पे m स्थितिज नियतांक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2 का आणविक द्रव्यमान क्रमशः कितना कितना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का और जो आपका H2 है इसका ये बता दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में C का 12 है, O का यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे CO2 का कितना हो जाएगा, तो CO2 का 44 हो जाएगा। और H2 में H का 1 है, H का है, O का 16 है, तो यहाँ पे मिलजुल के यहाँ पे 18 इसका हो जाएगा। ये क्या है, द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी आपको मिल चुका होगा। किस प्रकार से आपका एग्जाम में तो क्या होगा, आपको वहाँ पे सी का जो आणविक द्रव्यमान वो बता देंगे, ओ का बता देंगे, फिर बस आपको ये निकालना होता है। ये तो बता ही देगा, क्वेश्चन में बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट नॉन
बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का पर्यावरण पर मुख्य प्रभाव क्या होता है, तो ये पर्यावरण में संचित होकर लंबे समय तक प्रदूषण को फैलाते रहते हैं। जैसे कि आपके ऊपर प्लास्टिक की जो बोतल होती है, ये गलती तो है नहीं, तो ये पड़ी 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 पर्यावरण को लास्ट में बहुत लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती रहती है। ये पर्यावरण में संचित होकर लंबे समय तक प्रदूषण फैलाई रहती है। सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, तो यह अम्ल के साथ मिलकर तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है जो कि आग बुझाती है। ये अम्ल के साथ मिलकर, कौन सा, सोडा अम्ल अग्निशामक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेकिंग सोडा के साथ मिलकर CO2 बनाता है जो कि आग बुझाने में कारगर होती है। अम्ल यहाँ पे एसिड है और बेकिंग सोडा है, दोनों मिलके यहाँ पे फूट जाते हैं, ये दोनों मिलके CO2 गैस बनाते हैं और ये आग को बुझा देते हैं। यह अम्ल के साथ मिलकर तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इससे आग बुझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के संदर्भ में न्यूट्रॉन की प्रवृत्ति और परमाणु के उसकी स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है यह आवेश रहित उदासीन होता है और नाभिक न्यूक्लियस के केंद्र में रहता है। न्यूक्लियस के केंद्र में रहता है न्यूट्रॉन, चार्ज यहाँ पे 0 होता है, उदासीन होता है, लोकेशन यहाँ पे नाभिक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर इसका होता है। यह आवेश रहित उदासीन होता है और नाभिक न्यूक्लियस के केंद्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड 30 सेंटीमीटर की दूरी से 1 घंटे में तय करता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी 1-1.5 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए औसत चाल, औसत एवरेज स्पीड बोल रहा है, कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे 30 है, समय कितना लगा, इसमें 1.5 घंटे का समय लगा, तो इसको निकालेंगे तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 सेमी पर घंटा की स्पीड से इसकी चाल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के पंख और मांसपेशियां मैदानी इलाकों के पक्षियों की तुलना में अधिक मजबूत क्यों होती है, तो यह है विरल हवा, कम घनत्व और तेज हवाओं के बीच लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अनुकूल होता है। अब इनमें क्या होता है कि ये मांसपेशियां है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पे, तो इनसे बचने के लिए इनकी मांसपेशियां मजबूत होती है। लेकिन नॉर्मल जगह वाले जो पक्षी होते हैं उनके अंदर ये मजबूत नहीं होती, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा तेज हवाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस वजह से ये जो है यहाँ पे उनकी मजबूत, पर्वतीय जो पक्षी होते हैं उनकी जो मांसपेशियां वो स्ट्रॉन्ग होती है। मैदानी पक्षियों की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उन्हें जरूरत ही नहीं होती है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केकड़े और केंचों के शरीर पर सख्त बाहरी या सुरक्षात्मक परत होने का मुख्य जैविक कारण क्या है, तो आंतरिक अंगों की रक्षा करना, नमी बनाए रखना और शारीरिक सहारा प्रदान करना इनका मेन वजह है। यहाँ पे केकड़े के ऊपर भी होता है, देखो बाहर की तरफ, ठीक है, ये केंचुआ है, इसके ऊपर भी होता है। तो ये किस वजह से होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, नमी के लिए, मॉइस्चर के लिए और सारा फिजिकल सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, सहारा मिलता है इससे। 28वां क्वेश्चन है कि तेल और पानी को आपस में मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है, तो विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है जो कि कभी नहीं मिलता है। बहुत टाइम तक इनको हिलाते रहोगे ना आप, तो ऐसे मिला हुआ लगेगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर आप रख दोगे ना वापस, तो वापस तेल लगा हो जाएगा, पानी लगा हो जाएगा। तो ये विषमांगी मिश्रण है। एडिशनल ब्लूप्रिंट आपको देता हूँ, तो कोटू अट्टम एक क्वेश्चन आया था कि कोटू अट्टम नाम से कोई भी नृत्य आएगा तो आपको यहाँ पे तमिलनाडु ही लगाना है। अट्टम कुछ भी आ जाए, भरतनाट्यम वगैरह कुछ भी अट्टम आ जाए तो आपको तमिलनाडु ही लगाना है आंसर। ठीक है, तो ये कोट्टू कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का सांस्कृतिक विरासत है ये। अट्टम लगे आते हैं ना वो वहाँ के। तो इस प्रकार से 3 तारीख के तीनों शिफ्ट का सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना है। बाकी एक चीज़ बताता हूँ आपको ये ये जो चल रहे हैं ना अभी एग्ज़ाम के सॉल्यूशन चल रहे हैं, डेली करेंगे हम। जब भी डेली एग्ज़ाम होगी तो डेली में लेके आऊँगा आपके लिए, तो आपको बस इनको देख के जरूर जाना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये आप मुझे एग्ज़ाम होने के बाद बताना कि आपको कितनी क्या हेल्प मिली। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अब आज का जो डाटा है वो कलेक्ट करें, 4 तारीख है आज, तो आज का डाटा कलेक्ट करके आज मैं साथ के साथ बनाने की कोशिश करूँगा, और हर एक जैसे कि 4 के फर्स्ट शिफ्ट है उसका अलग, सेकंड शिफ्ट का अलग, थर्ड शिफ्ट का अलग, ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी से वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।